बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। 20 दिन के लिए राम रहीम को पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल दी है। ये बड़ी खबर सामने आई है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। पैरोल के दौरान चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। हरियाणा में दाखिल होने पर भी राम रहीम पर रोक रहेगी। हरियाणा में चुनाव से पहले पैरोल मिली है। 11वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आएगा। पैरोल के दौरान यूपी के बागपत डेरे में ही राम रहीम रहेगा और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव के मद्देनजर राम रहीम जो है हरियाणा में एंट्री नहीं कर पाएगा। ये बड़ी खबर है। 11वीं बार जेल से बाहर जो है राम रहीम आ रहा है। ये बड़ी खबर सामने आई है। 11वीं बार जेल से बाहर आएगा राम रहीम। तो राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। पैरोल के दौरान अपने बागपत डेरे पर रहेगा। फरवरी 2022 को लेकर बात करें, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली थी। जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिली और आदमपुर उपचुनाव से पहले 40 दिन की पैरोल मिली अक्टूबर 2022 में। जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिली राम रहीम को और नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 29 दिन की फरलो मिली थी। तो कुछ इस तरीके से राम रहीम को समय समय पर फरलो और पैरोल मिलती रही है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे कि ये मात्र एक संयोग है या एक प्रयोग है, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। और एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल दी है। चुनाव प्रचार और हरियाणा आने पर रोक रहेगी, यानी कि हरियाणा में राम रहीम की एंट्री बैन कर दी गई है चुनाव के मद्देनजर और बागपत डेरे में ही राम रहीम रहेगा 20 दिन की पैरोल के दौरान। ये बड़ी खबर सामने आई है। राम रहीम से जुड़ी हुई पैरोल के दौरान बागपत डेरे में ही राम रहीम रहेगा। इस बीच हमारे सहयोगी विजय राणा जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विजय, सबसे पहले जानकारी आपसे इस पैरोल को लेकर ही लेना चाहेंगे। किस आधार पर पैरोल मांगी गई है? कितने दिन की पैरोल मांगी गई थी जो 20 दिन की अब मिली है? देखिए, रविवार को राम रहीम की ओर से जी अर्जी दी गई थी जेल प्रबंधन को कि उन्हें पैरोल दी जाए और पैरोल के लिए जो है इमरजेंसी पैरोल मांगी गई थी। हालांकि क्या कुछ कारण था, उसमें क्या कुछ लिखा गया था चिट्ठी में, ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इमरजेंसी पैरोल उनकी ओर से मांगी गई थी और 20 दिन की पैरोल की मांग की गई थी। और उसके बाद जेल प्रबंधन ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनसे परमिशन मांगी गई, क्योंकि प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख को मतदान होना है और आचार संहिता लगी हुई है। तो क्या ऐसे में राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है? नहीं। और कल शाम को ही चुनाव आयोग की ओर से ये परमिशन दे दी गई है जेल प्रबंधन को कि वो पैरोल दे सकते हैं राम रहीम को। लेकिन उसके लिए सारा जो इंतज़ाम है वो खुद देखना होगा जेल प्रबंधन को कि जब राम रहीम जेल से बाहर आए तो कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे चुनाव पर या मतदान पर असर पड़े। और इसके लिए कई शर्तें भी लगाई गई हैं राम रहीम के ऊपर, जो काम राम रहीम जेल से बाहर आके नहीं कर सकता है। तो जैसे कि अगर शर्तों की बात की जाए तो पहली शर्त यह है कि वो हरियाणा में नहीं रह सकता। उसे तो बागपत जो आश्रम है डेरे का, वहाँ पर राम रहीम रहेगा और किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। सोशल मीडिया में लाइव आकर कोई अपील नहीं कर सकते या कोई दूसरी तरह की अपील नहीं कर सकते। कोई चुनावी कार्यक्रम में राम रहीम शामिल नहीं हो सकता या मतदाताओं से कोई बातचीत नहीं कर सकता है। जिस तरीके से अपने अनुयायियों को कोई अपील राम रहीम नहीं कर सकता, यानी ऐसी कोई भी गतिविधि में शामिल राम रहीम नहीं हो सकता जिससे चुनाव पर कोई असर पड़ सकता हो, मतदाताओं पर कोई असर पड़ सकता हो। तो इस तरह की शर्तें लगाई गई हैं और हरियाणा में इस दौरान राम रहीम नहीं आ सकता तो हरियाणा से बाहर रहना होगा। तो आमतौर पर जब राम रहीम जेल से बाहर आता है तो जो बागपत आश्रम है वहाँ पर राम रहीम को रखा जाता है। इस तरह की शर्तों के साथ पैरोल की जो परमिशन है वो दी गई है। और क्योंकि अब पैरोल लगातार मिल रही है तो कई बार राजनीति इस पर तेज हो जाती है, क्योंकि अब जिस तरीके पिछले से 4 राजनीति सालों का में जिक्र आपने 11वीं बार किया, अगर पैरोल को लेकर बात करें, फरलो को लेकर बात करें, हर बार चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती रही है, उसको लेकर लगातार अब सवाल उठने लगे हैं। उसको कहा जा रहा है कि मात्र एक संयोग है या पूरा पूरा प्रयोग है, क्योंकि 29 दिन, 30 दिन, 20 दिन की इस तरीके से पैरोल मिल जाना, वो भी चुनाव से ठीक पहले।
देखिए, पिछले 4 सालों में राम रहीम को 11 बार जेल से बाहर राम रहीम आया है पैरोल फरलो पर, और इसमें से 7 से 8 बार ऐसे मौके थे जब कोई ना कोई चुनाव जो है उसके आसपास राम रहीम को बाहर राम रहीम आया है। जैसे कि पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा के लोकसभा चुनाव हुए, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और उससे पहले हरियाणा में नगर निगम के चुनाव हुए थे। तो ये ऐसे सभी मौके थे जब चुनाव के आसपास राम रहीम जेल से बाहर आया था। तो इस वजह से अब राजनीति हरियाणा में इसको लेकर तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले 13 अगस्त को भी राम रहीम जेल से बाहर आया था और 21 दिन की फरलो पर था, और 2 सितंबर को राम रहीम वापस जेल गया था। और अब सितंबर महीने में ही इस रविवार को ही फिर से अर्जी लगाई गई है और परमिशन भी राम रहीम को मिल गई है। इसको लेकर राजनीति इतनी ज्यादा तेज है, बल्कि हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। पिछले दिनों एसजीपीसी की ओर से भी ये हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि राम रहीम को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्यों राम रहीम को जेल से बाहर निकाला जाता है। और इसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था कि जैसा ट्रीटमेंट राम रहीम को दिया जा रहा है, जितनी बार-बार राम रहीम को पैरोल फरलो मिलती है, क्या कोई और ऐसे सियासत जो है गरमाने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। खबर में आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल अब महंगा हो चुका है। आज से टोल दरें 4% ज्यादा हो चुकी हैं। यह बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच कार टोल 25 रुपए महंगा हो चुका है और बस का टोल भी 895 रुपए से बढ़कर 935 रुपए पर पहुंच चुका है। ओवरसाइज वाहनों का टोल अब बढ़कर 1835 रुपए हो चुका है। यह बड़ी खबर सामने आई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से टोल महंगा हुआ है। आज से टोल की दरों में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा आगरा में कार टोल 25 रुपए महंगा हो चुका है। अगर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आप जा रहे हैं तो 25 रुपए अब आपको टोल के तौर पर अधिक देने होंगे। जिस तरीके से 4% की बढ़ोतरी टोल में की गई है। कमर्शियल सिलेंडर भी 50 रुपए महंगे हुए हैं। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा हुआ है, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होगा। 4% दरें जो है टोल की आज से बढ़ा दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच कार से सफर करने पर आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो वहीं बस का टोल जो है 895 रुपए से बढ़ाकर 935 रुपए किया गया है। जिस तरीके से महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, तो आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है, जहां 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। ये दाम आज से ही प्रभावी होंगे। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे से बढ़कर सीधे 1740 रुपए पहुंच चुकी है। मतलब कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। इस सिलेंडर का उपयोग ज्यादातर हलवाई या फिर सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग करते हैं। इस बार अक्टूबर को मिलाकर 3 महीने का समय हो गया है जब सरकारी तेल और गैस कंपनियों की तरफ से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले सितंबर और अगस्त में भी गैस के रेट बढ़ाए गए थे। सितंबर में 39 रुपए और अगस्त में 8 से 9 रुपए की मामूली बढ़त की गई थी। ये बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्र जो है वहां पर धारा 163 लागू की गई है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस को दिल्ली में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे और वक्फ बोर्ड बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर गड़बड़ी की जा सकती है। दिल्ली में गड़बड़ी की किसकी साजिश? दिल्ली में 6 दिनों तक धारा 163 लागू। क्या दिल्ली में किसी गड़बड़ी की साजिश रची जा रही है? क्या देश की राजधानी में अराजकता फैलाने की प्लानिंग हो रही है? दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। कई इलाकों में 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला है कि राजधानी में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है।
वक्फ बोर्ड, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गड़बड़ी की जा सकती है, जिस वजह से पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर कई इलाकों में धारा 163 लागू कर दिया है। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आ सकेगा। दिल्ली पुलिस के नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के अलर्ट के बाद इलाके में चेकिंग की जा रही है। दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की जहांगीरपुरी से हमारी संवाददाता नीतू झा की रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में इस वक्त बीएनएस की धारा 163 लागू है। दरअसल कई इलाके चाहे नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में कई जगह विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इस बीच त्योहारों का मौसम है, शाही ईदगाह का मुद्दा और इस बीच वक्फ संशोधन बिल जो प्रस्तावित है उसको देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव है और हरियाणा में भी चुनाव है और ये दोनों ही बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं और कई गाड़ियों का आना जाना होता है। इसको देखते हुए दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यानी 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। दरअसल ये वही धारा है जो पहले 144 हुआ करती थी, जिसके तहत 5 लोग एक साथ कहीं आ जा नहीं सकते, वो अपने साथ हथियार भी नहीं रख सकते। इस बीच दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में सुरक्षा इनपुट पर दिल्ली के ईदगाह से हमारे संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली के शाही ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के कई इलाकों में, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो या फिर बॉर्डर के इलाके हो, वहां पर धारा 163 लगा दिया गया है। यानी साफ तौर पर है कि एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने कि दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट मिला है कि दिल्ली वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं धरने पे बैठने के लिए, कुछ आशंकाएं हो रही है, इसी वजह से धारा 163 लगाई गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम जो चल रहा है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये शाही ईदगाह मैदान की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जिस पिलर पर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी वो यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि शाही ईदगाह मैदान के पास की तस्वीरें हैं। काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ के जवानों को यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कोई भी शख्स यहाँ पर एक साथ इकट्ठा ना हो। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग से हमारे सहयोगी शिवम प्रताप की रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि 2 राज्यों में चुनाव, वक्फ अमेंडमेंट बिल और ईदगाह जैसे मामलों को लेकर राजधानी दिल्ली में कुछ राष्ट्रीय तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में आने वाले 5 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक सभा, जनसभा, जुलूस, प्रदर्शन ऐसे आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों के अलावा कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। 5 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में आज से 5 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली के बॉर्डर्स सेफ रहें, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भी माहौल ना बिगड़े। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें जी भारत के साथ।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। खुद की रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हुए एक्टर गोविंदा आईसीयू में भर्ती। पैर से निकाली गई गोली, रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने की वजह से हुआ हादसा, बोले मैं खतरे से बाहर हूं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान ने पकड़ी रफ्तार। 9 बजे तक करीब 12% वोटिंग। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाला वोट। कहा कि वोट का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। आज भी ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी ने सराय काले खां में किया सड़कों का निरीक्षण। बोली दिवाली तक सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेबनान में घुसे इजरायली सेना। लेबनान के उत्तरी सीमा पर हमला। खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया हमला। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार, जी भारत पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ और बात करेंगे हरियाणा के सियासी रण को लेकर। यहाँ हरियाणा के सियासी रण में जीत की जुगत में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। प्रचार में देश के सियासी सूरमाओं ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। हरियाणा के राजनीतिक हालात में समर में सियासी दिग्गजों की गरज ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के राजनीतिक महासंग्राम में चुनाव बेहद करीब है। चुनावी शोर थमने से पहले सियासी दिग्गजों की दहाड़ प्रदेश में सुनाई दे रही है, जो जीत का परचम लहराने के लिए न सिर्फ पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि विरोधी दलों पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। करनाल में हुई बीजेपी की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश में अलग भाषा बोलते हैं और विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में कुछ और बोलते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली। राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुझे बताओ भाई, एससी का, एसटी का, हमारे पिछड़े वर्ग का और जो सवर्ण वर्ग है उसके गरीबों का आरक्षण समाप्त करना है क्या? जोर से बोलो, करना है क्या? कि राहुल बाबा क्या कर रहा है अंग्रेजी में? वो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हरियाणा वालों को समझ में नहीं आता। उनको मालूम नहीं है हम भाजपा वाला हिंदी कर बता देंगे हरियाणा वाले को। वहीं पंचकुला में हुए बुद्धिजीवी सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष